हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट हो गया होगा। लास्ट में आप फाइनल टच दे रहे होगे। सारे टॉपिक्स, सारे नोट्स को आप एक नज़र से सामने से बस लेकर के जा रहे होगे। आपका जो मेन पढ़ाई का है वो हो गया होगा कंप्लीट। तो अगर रिवाइज़ करते वक्त अगर कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखें, है ना, कि थोड़ा सा फोकस उन चीज़ों पे बढ़ा दें जहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा है। उससे पहले कुछ जो डाउट्स होगा मन में कुछ स्टूडेंट्स के, उसको मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिलेबस ये है, ऑफिशियल सिलेबस से मैं आपको दिखा रहा हूँ। द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक। बहुत सारे बॉक्सेस आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं ना। अभी उस पर टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल भी ब्रेव डिसीजन नहीं होगा। आपने पूरा साल पढ़ करके बहुत सारे चीज़ें सीखा जाना होगा, ठीक है, बट इससे क्वेश्चंस अभी फाइनल एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आने हैं। तो उसको हम रिवाइज करते वक्त भी फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगा अभी के लिए जहाँ से रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। फिर ये चैप्टर तो बिल्कुल भी आपका जो है ये बॉक्सेस पे ध्यान नहीं देना है। ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल भी नहीं अभी ध्यान देना। यस, ये आप देखो नेचुरल रिसोर्सेज, इससे कितने 5 नंबर के सवाल आने हैं। और देखो वही गिन चुन के कुछ टॉपिक्स हैं और वो घिसे पिटे टॉपिक हैं। इन द सेंस बहुत सारे बार आप लोग लोअर क्लासेस में भी ये सब चीज़ों को पढ़े होंगे। तो एक बार जो आपने एनसीईआरटी में दे रखा है उसको इन टॉपिक्स को कवर करते हुए जाना है। क्यों? क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कि है ना, कि कैसे वो ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे अपवर्ड आप जाते जाते हो तो कैसे वो रिड्यूस होता है एनर्जी। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे। बट टॉपिक देखो, फेमिलियर टॉपिक्स है, तो ये 5 नंबर मैटर करता है। इसको आप सबसे पहले निपटा दो। निपटा तो दिए ही होंगे, एक बार नज़र से सामने से लेकर के जाओ टॉपिक्स जो मेंशन्ड है उसको, खास करके कि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। फिर आप आ जाओ अब जो इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं। तो फिजिक्स में मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ जानबूझ के। फिजिक्स में आप देखो इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही एक साथ इंक्लूडेड है। जहाँ पे हमारा फोकस कहाँ ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो सवाल आएंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होंगे, ठीक ना। अभी देखो आप ओम्स लॉ पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा सकते हो रिवीजन के टाइम पे, है ना, क्योंकि ओम्स लॉ जो है हमारा ये सब टॉपिक्स कवर कर देगा और यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, है ना। इंडिविजुअली ना करके हम ओम्स लॉ के थ्रू इन सबको फॉर्मूले के थ्रू रिकॉल कर ले, रिवाइज कर ले, है ना। फिर आप देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इंटररिलेटेड टॉपिक्स है, साथ ही साथ हो जाएगा। और देखो फैक्टर्स, अब देखो इतना बड़ा सा टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कहने को इतना बड़ा टॉपिक है, बट आपको पता है कि आपने फार्मूला रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का आपने निकाला है, डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं आना है। फार्मूला से आप बता पाएंगे कि किसका किससे डायरेक्ट रिलेशन है, किसका इन्वर्स रिलेशन है। वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा किस पे ये डिपेंड करेगा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। जैसे कि अगर मतलब रेजिस्टेंस का देखो तो वो लेंथ और एरिया का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फार्मूला में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जैसे मैं इसको लिख दूं, रेजिस्टेंस, अब देखो ये हमने लिखा है, एक रिलेशन लिखा है। इससे हमको 2 चीज़ें पता चल गया कि भाई रेजिस्टेंस का जो है डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ से, यानी कि जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो किसी भी मटेरियल का अगर लेंथ बढ़ रहा है यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या हमें ये पता नहीं चल रहा है कि अच्छा ये लेंथ पे बिल्कुल डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंडेंस कैसा है, एक है डायरेक्ट और एक है इन्वर्स। तो इस तरह से जो भी अब फाइनल जो फार्मूला आएगा वहाँ से आप जो डिफरेंट टर्म्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं उससे आप पता कर लोगे कि किस पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो कहने को ये सब इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, देखो कि कैसे उसको शॉर्ट में कवर किया जाए। सीरीज ऑफ ये कॉम्बिनेशन, ये तो निश्चित इससे सवाल रहता है, चाहे वो रेजिस्टेंस पैरेलल बेस्ड या सीरीज बेस्ड हो क्वेश्चंस के रूप में, या फिर थियरी वाले में क्या आ सकता है कि कौन बेहतर है और क्यों, है ना, कौन सा यहाँ पे डिजायर्ड होगा कंडीशन दे करके। तो वो कंपैरिजन में आप लोग किए होंगे। फिर आ जाओ हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हों, है ना, जिसमें पी वी आई और आर, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर। तो इसको आप रटने मत लगो थियरी से, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ और आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, देख लेना है इन सारे टॉपिक्स को, और यहाँ से क्वेश्चंस थियरी वाले नेचर के आने के संभावना ज़्यादा है, ठीक है। ये सब देखो वही सब पुराने जो अब तक शायद कितनी बार पढ़े हो, फील्ड लाइंस, ये टॉपिक अब यहाँ पे थोड़ा फोकस मेरा बढ़ जाएगा। फील्ड ड्यू टू अ करंट करिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू अ करंट करिंग कॉइल और सोलेनाइड, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, है ना।
फिर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल के जो वो हैं क्या कहते हैं प्रिंसिपल है या कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से भी थियरी वाले क्वेश्चंस, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछ दिया जाए, है ना, स्टेट करने को, लिखने को। अब ये देखो अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट एसीडीसी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट सिलेबस में साफ तौर पे क्लियरली मेंशनड है, तो हम लोग इसको करके जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कंपैरिजन करके देख लेना है कि भाई अच्छा इसके ये है इसके है, उससे आपको पता चल जाएगा कि बेटर कौन सा है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इस पर भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वही अर्थ वाला कौन सा किससे कनेक्टेड होता है, लाइव न्यूट्रल, है ना, तो ये आप देख लोगे एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशनड है। देन आप आ जाओ लाइट पे, लाइट पे भी ये शुरू के जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं यहाँ पे वही साइन कन्वेंशन एक आप रफ में बनाए ही होगे, उससे आप रिवाइज कर लो। अच्छा इसमें जो है यहाँ को कर्वेचर है, यहाँ को पोल है, यहाँ को फोकस है, और एक बार सामने से लेकर के जाओ, कितनी बार किया है फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार नज़र से हम फिर से गुजारेंगे। फिर यहाँ पे मिरर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस, मैग्निफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा हमारा। फंक्शंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या आ सकता है, मिरर भाई कॉनकेव वाला का एप्लीकेशन क्या है, कौन लोग यूज़ करते हैं, गाड़ी वाले में कौन सा यूज़ होता है। उसी तरह से लेंस में भी आएंगे, वहाँ पर भी एप्लीकेशन बेस्ड, कन्वेक्स का कहाँ यूज़, कॉनकेव का कहाँ यूज़, ये सब प्रेडिक्टेबल नेचर्स हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में और आगे भी आने की संभावना रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रिमेन्स द सेम, तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देन आप आ जाओ लेंस पे, तो यहाँ पे लेंस फार्मूला, फिर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, इन सब पे बेस्ड आप क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। जितनी बार केवल पढ़ते रहोगे थियरी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 2 क्वेश्चंस लगाओ, उससे आपका देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस लगाओ, एक्सरसाइज के या चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस है उतना तो करो कम से कम, या किया है कितनी बार तो नज़र के सामने से गुजारो, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग का जो थीम, जिस थीम पे साइंस को पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन, फंक्शंस, यूजेज, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, देखो उस पर बेस्ड है कि नहीं, बिल्कुल है ये पूरा टॉपिक। डिफेक्ट्स है, प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी हमको बताना है, पढ़ना है, तो ये तो बिल्कुल करके जाना है एकदम, मतलब बहुत फोकस करके जाना है। फिर यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यहाँ पे भी एप्लीकेशन बेस्ड। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के क्या क्या एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, वही बैंड ऑफ कलर्स, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो दूर तक दिखेगा, कौन नज़दीक मतलब बहुत दूर तक नहीं दिखेगा, तो वो 7 जो कलर्स का जो पैटर्न है उसके वेवलेंथ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वो तो आप याद किए ही होंगे विवगियर से, उससे आप बहुत सारे चीज़ों को अटेम्प्ट ले पाओगे सवाल के थियरी वाले। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी इसको नहीं, इसको सनराइज और सनसेट को एक्सक्लूड कर देना है, क्लाउड वाला हो गया, स्टार्स वाला हो गया, ये सब क्वेश्चंस आप ब्लू कलर वाला अब तो स्काई हो गया, ये सब जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है इसको आप देख लोगे, ठीक है। देन आ जाओ बायो पे, बायो पे भी आप लाइफ प्रोसेस में देखो 4 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सबको आप देखोगे, सबको फोकस ज़्यादा कहाँ होगा। अगर मान लो कि मैं इस पर 2 टिक लगाया हूँ, इस पर 3 टिक लगाया हूँ, मतलब कि ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अब तक पढ़ते आए हो, बहुत कुछ पढ़ लिए, नॉलेज ले लिए, अभी उन चीज़ों को रिवाइज़ करो जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। इन सबको अगर एक बार आप रिवाइज़ करो, इसको आप 2 बार करो, 3 बार करो, ठीक है ना। डायग्राम में क्या है, डायग्राम में आपसे उम्मीद है या बोर्ड तो कह ही रहा है कि हम अब रटने वाला सवाल नहीं पूछेंगे, तो आपसे लेवलिंग वाला सवाल पूछा जाएगा, यानी कि पार्ट्स के नाम बताइए कौन सा है गिवन फिगर में और उसके एप्लीकेशंस, फंक्शंस बताइए, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस करना, एक्सक्यूज़ मी। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, और इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स वाले क्वेश्चंस हो गए, चाहे वो थायरोक्सिन हो, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, या फिर पिट्यूटरी हो, इन पे बेस्ड क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन में वही, चाहे मेल का हो, फीमेल का हो, सारे ही पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर डायग्राम आता है तो। अच्छा ये है और इसके फंक्शंस ये हैं, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में वही डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स कैसे डिसाइड होते हैं, वो आपको कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में भी देखने को मिल सकता है। सेक्स डिटरमाइन कैसे होगा, वेदर द चाइल्ड विल बी बॉय और गर्ल, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आने के संभावना रहते हैं। बाकी ये सब तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड ही हैं, ठीक है ना। ये हो गया फिजिक्स। एंड देन आप आ जाओ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में वही फर्स्ट चैप्टर में क्या है, 4 रिएक्शंस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना कि भाई एक केमिकल रिएक्शन में कौन सा इन्वॉल्व है, मतलब टाइप रिएक्शन का कौन सा है, तो वो आप
एजेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करो। जो बहुत सारे अगर आपको केमिकल रिएक्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लग रहा है, गो थ्रू द मेंशन्ड केमिकल रिएक्शन दैट हैज़ बीन गिवन और मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बुक्स, उसको तो कम से कम देख लो। क्वेश्चंस वहाँ से भी स्ट्रेट अवे डायरेक्ट पिकअप किया जाता है, ठीक है। देन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वो आपका सब टॉपिक है, इसी चारों टाइप्स के रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, कि कहीं पे ऑक्सीडेशन होने से कैसे वो चीज़ें ख़राब हो जाता है, तो प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन आपसे दे दिया जाएगा, आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, है ना। तो वो दोनों तरीके आप ध्यान में रखोगे। वेदर देर इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेम प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो सकता है ना। फिर उसी तरह से आप रिडक्शन में जाओ, किसी एक का रिमूवल, किसी दूसरे का एडिशन, तो इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रिएक्शंस के रूप में आपसे पूछ ले। या फिर यहाँ पे ये एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं तो क्या पर्पस है, या वो चिप्स वाला जो है वो लास्ट में मेंशन है एनसीईआरटी में, वो उससे भी सवाल, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से भी, ठीक है ना। देन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो वही वाली बात ध्यान में रखना है। बेसिस है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स और एसिड्स क्या है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ वॉट, नॉन मेटल्स। तो इसलिए OH+ और OH- आयंस के रूप में ऐसे दिया है, तो कन्फ्यूज़ मत होना रिवाइज करते वक्त। जनरल प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स एंड यूजेस, ये सब पूरा एप्लीकेशन। पीएच का भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आने हैं, ये मेंशन ही है, नॉट रिक्वायर्ड लॉगरिथमिक फार्मूला। पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है भाई। बॉडी का पीएच, माउथ का या फिर टूथपेस्ट या कोई एक फूड आइटम है उससे उसका कुछ पूछ ले। देन इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रेपरेशन एंड यूजेस। तो यहाँ पे आपको है एप्लीकेशंस के अलावा इसके प्रेपरेशंस को भी थोड़ा सा देख लेना है। ये सब कुछ एनसीईआरटी से ही अभी रिवाइज करना, ज़्यादा मटेरियल देख करके बर्डन होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिल्कुल फिजिकल और केमिकल दोनों ही देखोगे। और रिएक्टिविटी सीरीज, ये ध्यान रखो, देखो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर समझ लिए रहोगे तो चैप्टर 1 में भी हेल्प होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगी कौन किसको रिप्लेस करेगा, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज से आप डिसाइड कर पाओगे कि डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन किसको रिमूव करेगा, है ना, डिस्प्लेस करेगा। वो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। तो ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ कर लोगे तो वहाँ को भी फायदा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, यहाँ देखोगे आयोनिक का, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवैलेंट का। तो चैप्टर्स अलग होंगे बट इस तरह से आपसे पूछे भी जा सकते हैं डिस्टिंक्शन के रूप में। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, वही जो मेंशन्ड एनसीईआरटी में, कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया। कोरोजन एंड प्रिवेंशन, देखो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है कोरोजन, उसके प्रिवेंशन क्लियरली मेंशन्ड है, देख लेंगे हम लोग। कार्बोनेट्स कंपाउंड, ये थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट भी आगे के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अपने आप में एक समुद्र है, तो इसमें ज़्यादा डूबना नहीं अभी के लिए, बस अपना काम हो जाना चाहिए। जैसे कि एथनॉल एंड एथनोइक एसिड है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस से ही हमको काम बन जाना है, इसके फॉर्मेशन पे हमको प्रिपरेशन पे नहीं जाना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, प्रिपरेशन जो है बुक तक ही कंटेंट स्पेसिफिक रखना है, ठीक है ना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो है वो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं वो वाला हो जाएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको कहाँ तक सीमित रहना है। हेलोजेंस, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस। तो इस तरह से सिलेबस को सामने में रख के चीज़ों को आप पढ़ लिए हो, इन सब को बस एक बार रिव्यू मारो क्विक, और जो चीज़ों को थोड़ा हमने बोला है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दो, बस हो गया, दैट्स इट।